नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडिया और चाइना की जो ये फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप होनी चाहिए थी, वो बहुत पहले होनी चाहिए थी, जब कुछ गधे लीडर्स जो है, जो शॉर्ट साइटेडनेस है, और ये जो कुछ ऑडियंस लोग हैं जो कि कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि सरकार अगर ये फैसला ले रही तो ठीक ही ले रही होगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकार अगर कोई फैसला ले रहा है तो वो ठीक ले रहा होगा। कभी कभी एक आम इंसान को भी जितना समझ होता है ना, पॉलिटिशियंस को या फिर जो भी ये फैसले लेते हैं उनको उतना समझ भी नहीं होता है। जैसे चाइना ने कुछ एक सिर्फ तिब्बत के लैंड को कब्जा करने के लिए इंडिया के साथ इतने सालों तक रिलेशनशिप खराब करके रखा, जिसको ऑब्वियसली इंडिया बहुत हद तक एज ए डेटरिंग फैक्टर काम किया है इतने दिन तक। आज कुछ सीन्स बदलता दिख रहा है, लेकिन इतने सालों तक चाइना जितना डेवलप हुआ है, अगर इंडिया फैक्टर नहीं होता तो शायद और ज़्यादा डेवलप हो पाता। शायद उधर ताइवान भी जो है आज चाइना का पार्ट होता। लेकिन कुछ स्टूपिड लीडर्स ने इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब करने की कोशिश की और हुआ भी वो। और अभी हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक तो जैसे कि इंडिया ने जो ये किया यूएसए के खिलाफ, वो आजकल सिर्फ इंडिया के मित्र मुल्क नहीं, इंडिया के जो फ्रेंडली देश है, सॉरी इंडिया के जो दुश्मन देश है, वो भी आजकल इंडिया की जयगान गा रहा है। और ये एक मिसाल की तौर पे एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। बट ये मुस्लिम वर्ल्ड की जो है अलग ही लेवल का उनका क्या बोलते हैं सपना है। तो हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। वैसे तो जो रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया है, हालांकि अपनी औकात जो है उन्होंने लास्ट में दिखा दिया, जब उन्होंने बोला कि चाइना ने एससीओ में या फिर इंडिया ने एससीओ ओवरऑल जो मीटिंग में पहलगाम अटैक को लेके कोई जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी बात नहीं की गई है। तो पता नहीं ये लोग देख के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर जेन्युइनली जो है बिना नॉलेज रखे वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो है बहुत सही तरीके से एनालिसिस किया, बट लास्ट में जाके बोलते हैं कि इंडियन जो टेरर अटैक को लेके एससीओ में कोई उसका बात ही नहीं हुआ। तो खैर, और ओवरऑल उसके बाद कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं कि इनकी एक ख्वाब है कि चाइना इंडिया से, फिर चाइना और इंडिया जो यूएस से आपस में लड़के जो है आपस में खुद को बर्बाद कर ले, और फिर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम इस दुनिया में राज करेंगे। तो चाइना को ये चीज़ देखना चाहिए। वैसे भी चाइना में पाकिस्तान तो आंखें बंद करके रहते हैं, लेकिन टर्किश लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइनीज़ लोग ओवरऑल चाइना में मुस्लिम को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये लोग उसका बदला लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि चाइना और इंडिया जो है आपस में लड़े, खुद को कमज़ोर करे, और साथ ही जो अमेरिका है, अमेरिका के पक्ष में है, और अमेरिका चाहे जीते ना जीते, बट चाइना और इंडिया बर्बाद हो जाए, इसकी जो है बहुत सारा कमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना को ये देखना चाहिए कि सिर्फ यूएसए ही नहीं, ये टर्की और ये जैसे दोगले देश भी चाइना के खिलाफ और खड़े हैं। और इंडिया और चाइना की जो राइज है, वो एक रशिया को अगर छोड़ दूँ तो ज़्यादातर जो ओवरऑल 90% ही देश है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और 90% नहीं तो कम से कम 80% तो होगा ही। सिर्फ अफ्रीका और ब्राज़ील कुछ देश हैं जो कि इंडिया के राइज को सपोर्ट करते हैं। बट ओवरऑल बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनके लिए उनको भी पता चल गया है कि चाइना और इंडिया जो है आने वाले टाइम पे रूल करेंगे, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो चीज़। तो वन मोर रीज़न फॉर इंडिया एंड चाइना टू कम टुगेदर एंड फाइट ऑल दिस इविल फोर्सेस। नॉट ओनली यूरोप एंड अमेरिका, इवन मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है वो भी अगेंस्ट में है। तो एनिमीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर इंडिया, चाइना और रशिया एकजुट हो जाए तो कोई एनिमी नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जो कि चैलेंज कर पाए। खैर, हम टर्किश मीडिया से रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में और एनालिसिस में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Değerli takipçiler, Çalışma Masasından Notlar programına hoş geldiniz. प्रिय दर्शकों, नोट्स फ्रॉम द डेस्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एशिया पर ध्यान देंगे, खासकर भारत पर। भारत एक खास देश है। क्यों? क्योंकि भविष्य में यह उन देशों में से होगा जो तय करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्डर कैसी होगी। क्या यह एक बड़ा दावा है? हाँ।
सोशल मीडिया पर हम अक्सर भारत के नकारात्मक पहलू देखते हैं, जैसे भीड़-भाड़ वाली सड़कें, खाना या फिर जेंडर इनइक्वालिटी की समस्याएं। लेकिन इसके पीछे असली सच यह है कि भारत तेजी से उभर रहा है और एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। पिछले साल 7% की ग्रोथ रेट से भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया, यहां तक कि चीन से आगे बढ़ते हुए भी देखा गया। हालांकि जब हम चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के आकार की तुलना करते हैं तो चीन की 4%, 42% या 48% की वृद्धि का असर भारत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी भारत एक ऐसी विशाल शक्ति बन चुका है जो पीछे से तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत का अपना स्पेस प्रोग्राम है, इसके पास मैसिव वर्कफोर्स है और साथ ही एक तेजी से बढ़ता हुआ मिडिल क्लास भी है। Aslında hem Batı'nın hem de भारत वास्तव में ऐसा देश बन गया है जो वेस्ट और ग्लोबल साउथ दोनों के साथ सहयोग करता है। यही कारण है कि भारत खास है, यह दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखता है। वेस्ट के साथ इसके संबंध कैसे हैं? भारत ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल थे। यही भारत की फॉरेन पॉलिसी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखाता है। इसे भारत में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। पश्चिम के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं, लेकिन ग्लोबल साउथ और रूस चीन के साथ भी काम करते रहें। यही भारत की विदेश नीति की ताकत है, संतुलन बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना। yapalım ama Batı'nın kurşun askeri olmayalım. Diğer taraftan एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में भारत चाहता है कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज बने और G7 जैसे मंचों पर अपनी बात पहुंचाए। अब तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की यह नीति भारत को बड़े संकटों से दूर रखती आई थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस में अब एक अलग तरह के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी किसी बात को नहीं मानते, बल्कि वे ज्यादा सबमिशन मांग करने वाले नेता हैं। क्वाड की स्थापना मूल रूप से साउथ ईस्ट एशियाई देशों के लिए एक मंच के रूप में हुई थी, ताकि वे खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन अमेरिका इसे सैन्य मंच बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत इस पर सहमत नहीं है और मानता है कि क्वाड को नागरिक सहयोग तक ही सीमित रहना चाहिए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश नहीं है और भारत भी अमेरिका के रवैये से संतुष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए अप्रैल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। Hindistan ve Pakistan arasında bir çatışma olmuştu. Bu çatışmanın neticesinde ABD Başkanı Donald Trump इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और सीज फायर कराया। लेकिन भारतीय मीडिया या भारतीय अधिकारियों के बयानों को देखें तो वे अमेरिका को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते। उल्टा भारत में इस पूरे मामले के निपटारे के तरीके की काफी आलोचना होती है। वजह यह है कि भारत अमेरिका की नजर में खुद को पाकिस्तान के बराबर रखे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा इस सीज फायर समझौते के बाद जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो भारत और भी ज्यादा सतर्क और दूर रहने लगा। दूसरी तरफ भारत की ग्लोबल साउथ की भूमिका भी है। हम कह सकते हैं कि वह ब्रिक्स का एक मुख्य स्तंभ है। चीन और रूस के बाद तुरंत भारत और ब्राजील का नाम आता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, लेकिन कई बार इसकी स्थिति रूस और चीन से अलग हो जाती है। Güney'in sesi olmak istiyor fakat burada Rusya ve Çin'den जैसा कि हमने पहले कहा, भारत वेस्ट का सैनिक नहीं बनना चाहता, लेकिन साथ ही यह ग्लोबल साउथ की लड़ाई में बहुत मजबूत कदम या ठोस कार्यवाही भी नहीं दिखा रहा है। खासकर रूस, चीन और ब्राजील जैसे देश डॉलर से दूर जाने की डेडॉलराइजेशन ट्रेंड को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत पश्चिम से अपने संबंध बनाए रखने के लिए डॉलर से बाहर व्यापार करने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। हाँ, वह ब्रिक्स के डिक्लेरेशंस पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन व्यवहार में काफी सतर्क रहता है। उदाहरण के लिए भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन फिर भी डॉलर में व्यापार करना पसंद करता है। भारत के लिए यह कोई अजीब बात नहीं है। वह ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन साथ ही चीन के साथ प्रतिस्पर्धा भी करता है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जैसे मतभेद भी हैं, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे भारत और पश्चिम के बीच समस्याएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे चीन और रूस भारत को ग्लोबल साउथ के फ्रेमवर्क में और करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। Çin ve Rusya'nın çabaladığını görüyoruz. Öncelikle geçtiğimiz BRICS zirvesinde पिछली ब्रिक्स शिखर बैठक में, जिसकी मेजबानी रूस ने की थी, दो नेता शी जिनपिंग और मोदी मिले। उन्होंने सीमा विवाद को सुलझाने की इच्छा व्यक्त की और बाद में एक समझौता भी सामने आया।
यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। अब इस प्रक्रिया की आगे की कड़ी के रूप में हम एक और पहल देख रहे हैं। रूस, चीन और भारत ट्रिलैटरल फॉर्मेट में मिल रहे हैं। भारत और रूस के अच्छे संबंधों को देखते हुए मास्को की मौजूदगी एक सहायक भूमिका निभा सकती है। चीन भी इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कई बयान दे रहा है। उदाहरण के लिए चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने दोनों देशों के राष्ट्रीय सिंबल का उल्लेख करते हुए इसे एलिफेंट और ड्रैगन का टैंगो कहा। एलिफेंट भारत का प्रतीक है, ड्रैगन चीन का, और टैंगो एक ऐसा नृत्य है जो आपसी तालमेल पर आधारित होता है। यानी ये मूल रूप से सहयोग और संतुलन का निमंत्रण था। Bir tango yapalım davetiydi. Tango biliyorsunuz karşılıklı uyuma dayanır. इस पॉजिटिव बयानबाजी के अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। चीन में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) शिखर बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने भारत के प्राइम मिनिस्टर से निजी मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन और भारत ने जोर दिया कि उन्हें ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहिए और समस्याओं का समाधान डायलॉग के जरिए किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तलाश कर रहा है, लेकिन ये खोज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। दरअसल जितना यह उन्हें नापसंद होता है, उतना ही भारत संतुलन साधने की कोशिश करता है। पश्चिम से जुड़े रहते हुए भी चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस प्रक्रिया में एक रुकावट भी आई, भारत और पाकिस्तान के बीच के वॉर। भारत को चीन से वैसी रिएक्शंस नहीं मिली जैसी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का साझेदार होने के नाते उसकी निंदा नहीं की। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स समिट की बैठक में पाकिस्तान की आलोचना करने या टेररिज्म पर केंद्रित कोई बयान नहीं दिया गया। वास्तव में ऐसा कोई बयान न तो हस्ताक्षरित हुआ और न ही पब्लिक किया गया। इस तरह की कुछ रुकावटें भी सामने आईं। Yoktu bir bildiri, daha doğrusu imzalanmadı, açıklanmadı kamuoyuna. Bu tip लेकिन अब भारत पाकिस्तान का सीजफायर होने के बाद भारत और रूस एक साथ आए हैं। ये स्थिति वास्तव में अमेरिका को पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का कमर्शियल राइवल बनाना चाहता था। अमेरिका भारत से यूरोप तक एक रास्ता बना रहा है, जो गल्फ पार करेगा, इजराइल पहुंचेगा और फिर यूरोप तक जाएगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का राइवल कॉरिडोर था। इस संदर्भ में भारत का चीन के साथ कमर्शियल कोलैबोरेशन या बेल्ट एंड रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में भाग लेना समय के साथ रीजनल स्थिति को काफी अलग बना सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की यह खोज और भारत की संतुलन नीति में हाल ही में अच्छे विकास हुए हैं और भारत थोड़ा ग्लोबल साउथ की ओर झुक रहा है। जाहिर है इसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% प्यूनिटिव टैरिफ लगाया है, जो वास्तव में अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. कमेंट्स में वेरोनिया ने लिखा है कि बड़ी आबादी होना बहुत अच्छी बात है, ये ताकत है, लेकिन इस आबादी को और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे संसाधन। उसके बाद CDMSA ने लिखा है कि चीन बहुत सारे वॉर लविंग कंट्रीज की तरह वॉर नहीं चाहता। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, और यह भी कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसे में असली वॉर करना समझदारी नहीं होगी। हाल ही में ऐसा लगता है कि नजदीकी बढ़ रही है, जब अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर अपने बाजार में प्रवेश के लिए टैक्स बढ़ा दिया। उम्मीद है शांति का माहौल बना रहेगा। उसके बाद रेफिक काकाई ने लिखा है, चीन और भारत दुनिया का 40% है, जिसका मतलब है बहुत बड़ी ताकत, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, बैलेंस्ड पॉलिसी, अजीब तरह का ग्लोबल डेवलपमेंट। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका भारत को चीन के ओर धकेल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो और भी उलझ जाएगा। उसके बाद मेटिन काराकाया ने लिखा है कि उन्हें सिक्किम लाइन पर आपस में लड़ने दो, दोनों ही तुर्कों और मुसलमानों के खिलाफ हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बेटे तू वो कीड़ा है, तू वो चींटी है जो कि अगर हाथी और ड्रैगन आपस में लड़े ना तो उसके जो धूल उड़ेंगे ना, उसका जो हवा उड़ेगा, वही टर्की जैसे कीड़ा और टर्की जैसे चींटी को उड़ाने के लिए काफी है। तो तू ये सपना मत देख कि अगर हाथी और ड्रैगन लड़ने से थोड़ा कमजोर हो जाए। वो कमजोर भी अगर हो जाएगा ना, तब भी टर्की से 100 गुना ज्यादा पावर रहेगा हमारा। नेक्स्ट अब्दुल रहमान दोगन ने लिखा है कि दुनिया की सबसे गंदी जगह भारत है और सबसे घिनौनी जगह चीन है। एक गंदगी में जीता है, दूसरा गंदगी खाता है। सबसे क्रूर अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड है। अगर इन सबसे छुटकारा मिल जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि दुनिया खूबसूरत नहीं हो जाएगी, दुनिया उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे सुअर और इंसान की IQ लेवल एक ही रह जाएगी। गधे तो फिर भी हाई IQ वाले होते हैं, एटलीस्ट टर्किश से तो ज्यादा दिमाग रखने वाले होते हैं। उसके बाद न्यूबोआ ने लिखा है कि इसके उलट
पुतिन, शी और मोदी फिर से RIC रूस भारत चीन प्रारूप को जिंदा कर रहे हैं। ये 3 महाशक्तियां मिलकर गीदड़ों का सामना करेंगी। उसके बाद अलेक्जेंडर नाउमोव ने लिखा है, यूरोफासिस्ट्स के झूठ और उत्पीड़न के बीच चीन और भारत दिन ब दिन और दोस्त बन रहे हैं और दोनों मिलकर यूरोफासिस्ट का सामना करेंगे। रूस भी उनकी मदद करेगा। उसके बाद रोमम 1235 ने लिखा है कि हिंदू नीच हैं, गरीबी, बदबू, गंदगी, जाति प्रथा जो हमेशा रहती है, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। उन्होंने न कभी ओलंपिक कराए, न ही कोई बड़ा खेल आयोजन। चर्चिल सही था जब उसने कहा कि वे जानवर हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, गेम्स और इवेंट्स कराते हैं ना, इवन G7 समिट इंडिया में हो चुका है, उन सब इवेंट्स की बजट तेरे देश के बजट से ज्यादा होगा। और तू अगर इंडिया को जानवर कह रहा है तो तू खुद एक ऐसा पक्षी है टर्की जिसको सब काट काट के खाते हैं, क्योंकि तेरा देश एक ऐसा देश है जो सबको इरिटेट करते हैं और सब काट के खाना चाहते हैं। इसीलिए उस पक्षी का नाम टर्की दिया है, जिसको सब काट काट के खाना चाहते हैं। तेरी भी वही बारी आएगी। इंडिया, चाइना जिसके बारे में तू बोल रहा है ना, सब काट काट के एक एक पीस खाएंगे हम लोग। उसके बाद अली दलमैन ने लिखा है, अगर अमेरिका हर जगह अपनी नाक न घुसाता और थोड़ी इंसानियत में योगदान देता तो कसम से इस दुनिया में बुराई नाम की कोई चीज नहीं होती भाई। उसके बाद अनकरा माराटोन ने लिखा है, भारत हर जगह तुर्कों के प्रति बेहद दुश्मनी रखता है। उसके बाद रियलमी ZSR6 ने लिखा है कि हिंदू नरभक्षी उनकी आत्माओं समेत जहन्नुम में जाए। नेक्स्ट मेदोनमेज 74 MD ने लिखा है कि खुदा चाहे तो काफिर बौद्ध और काफिर हिंदू जल्द से जल्द एक दूसरे को नष्ट कर दें और फिर पूर्वी तुर्किस्तान, उइगर तुर्क, कश्मीर और भारत के मुसलमान अपनी आजादी वापस पालें। उसके बाद मेयोसनमेज ने लिखा है, ये क्या हुआ, क्या दोनों ब्रिक्स में नहीं थे? भारत अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं कि वह क्या चाहता है। उसके बाद अब्राहम गुडेल ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही लड़ाई शुरू करेंगे। यही पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। चीन को भी कमजोर होना चाहिए और भारत को भी। इनमें से किसी का मजबूत होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत, पाकिस्तान और तुर्की के लिए खतरा है और चीन रूस की मदद कर रहा है। इसी वजह से दोनों को कमजोर किया जाना चाहिए। इस वॉर को भड़काना जरूरी है। आखिर में कुबिलैक जलकाया ने लिखा है कि उन्हें अच्छे से आपस में लड़ने दो और दुनिया बच जाएगी।